ये कहानी है वंचितों, पिछड़ों और आदिवासियों के सत्ता से टकराव की। ये कहानी है पूंजीवाद के गहरे व अमिट घाव की। ये कहानी है कार्ल मार्क्स की सोच की। ये कहानी है साम्यवाद की खोज की। ये कहानी है विद्रोह के पैगाम की। ये कहानी है लाल सलाम की। ये कहानी है बंदूक के दम पर सत्ता हासिल करने के उस अपवाद की। ये कहानी है नक्सलवाद की। नमस्कार, मैं उदय आदित्य पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल 24 कैरेट में, जहां पर विभिन्न विषयों से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपके साथ साझा करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफरनामा। नक्सल। जी हां, पिछले कई दशकों से हमारे देश में इस नाम की दहशत गूंजती आई है। क्या है नक्सल या नक्सलवाद? बंदूक के दम पर सत्ता हासिल करना, सत्ता को नियंत्रित करना, एक ऐसी सोच जो कहती है कि जिसके पास हथियार है, ताकत है, सत्ता उसी की होती है। आइए नक्सलवाद को समझने से पहले इसके पीछे की पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करते हैं कि नक्सल समस्या पैदा कैसे हुई, कैसे एक छोटा सा विद्रोह भारत के आधा दर्जन से भी अधिक राज्यों में फैल गया और कैसे एक संगठन भारत के विभिन्न जिलों में समानांतर सरकार यानी पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लगा। क्या नक्सलवाद एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है या एक बड़ी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम? और क्या है रेड कॉरिडोर की कहानी? आइए जानते हैं। 18वीं शताब्दी का भारत, यह वो दौर था जब भारत गुलाम था। यहां पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई जमींदारी प्रथा का बोलबाला। सन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट यानी स्थायी बंदोबस्त अधिनियम लागू किया, जिसके तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी और वंशानुगत मालिक बना दिया गया। इसके बदले में वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित लगान चुकाने के लिए बाध्य थे। इससे हुआ ये कि कंपनी को एक स्थायी आय मिलने लगी, जमींदारों को शक्ति मिली और वो भूमि के मालिक बन गए। लेकिन किसानों का शोषण शुरू हो गया। कंपनी सरकार को चुकाए जाने वाला भू राजस्व हमेशा के लिए तय कर दिया गया। 89% लगान कंपनी का, तो वहीं 11% हिस्सा जमींदार का। जमींदार किसानों को खेती के लिए पट्टा आवंटित करते, जिस पर किसानों को खेती करने की अनुमति होती। किसान ना तो अलग से जमीन खरीद सकते थे और ना ही खेती कर सकते थे। किसानों को कुल उपज का आधे से भी ज्यादा हिस्सा, लगभग 60 से 65% हिस्सा जमींदार को देना होता था। तो यहां यह समझाने की आवश्यकता नहीं है कि उस समय किसानों की स्थिति क्या रही होगी। और यही कारण था कि इस कानून के लागू होने के बाद भारत में किसान आंदोलनों और विद्रोह ने लगातार जोर पकड़ा। कुछ यही स्थिति भूमिहर मजदूरों और आदिवासियों की भी थी। वन अधिनियम कानून बनने के बाद आदिवासी अपने ही जंगलों में पराये हो गए। उन्हें ना तो लकड़ी काटने का हक था, ना ही फल फूल इत्यादि आदि को इकट्ठा करने का। यहां तक कि जिन जंगलों में वो सदियों से रहते आए थे, उन्हें उसका कानूनी हक भी नहीं मिला था। जंगलों पर भी अब सरकार और जमींदारों का कब्जा था। आदिवासी पढ़े लिखे तो थे नहीं, अधिकारों की समझ थी नहीं और ये दुनियादारी भी ज्यादा नहीं समझते थे। इन लोगों की सुध लेने वाला यहां कोई नहीं था। एक तरफ सरकार और जमींदारों के बर्बर अत्याचार, तो वहीं दूसरी ओर दूर दूर तक उम्मीद की एक भी किरण दिखाई न देना। ऐसे में मदद का एक हाथ ही काफी था उनकी सोच और उनकी विचारधारा को बदलने के लिए। सन 1967 में ऐसी ही एक चिंगारी फूटी जिसने इस देश के मजदूरों, किसानों, आदिवासियों और वंचितों के हक के लिए आवाज उठानी शुरू की। किसकी थी ये आवाज? क्या थी वह विचारधारा? इसको समझने से पहले ठीक इसी समय पर घटित हो रहे दुनिया के घटनाक्रम को जानने का प्रयास करते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में
यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। यह हाथ से बनी चीजों की जगह मशीनों और कारखानों से बड़े पैमाने पर उत्पादन की ओर बदलाव का दौर था, जिससे समाज, जीवन शैली और अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आया। नए उद्योग धंधे लगाए जा रहे थे, जिनके लिए बहुत अधिक तादाद में मजदूरों यानी लेबर्स की आवश्यकता थी। फलस्वरूप गांव व कस्बों से निकलकर बहुत बड़ी संख्या में लोग शहरों का रुख करते हैं। एक बेहतर जिंदगी जीने की तलाश, तो साथ ही साथ और ज्यादा पैसे कमाने की लालसा। पर होता ठीक इसका उल्टा है। यह इंडस्ट्रियलाइजेशन का शुरुआती दौर था। उस समय मजदूरों के लिए लेबर लॉज या पॉलिसीज तो थी नहीं। फैक्ट्री मालिक इन गरीब मजदूरों का शोषण करना चालू कर देते हैं। उन्हें कम मेहनताना दिया जाता और उनसे 15-15 घंटे काम करवाया जाता। इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे फैक्ट्री के मालिक यानी ओनर्स बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए, तो वहीं मजदूरों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। 1848 में जर्मनी के एक फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट ने जब समाज की इन दो धड़ों में बटी हुई व्यवस्था को देखा, तो उन्होंने इस पर एक दस्तावेज लिखा, जिसे उन्होंने 21 फरवरी 1848 को ऑफिशियली पब्लिश किया। ये थे कार्ल मार्क्स। इस दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट में कार्ल मार्क्स ने लिखा कि यह सब कुछ जो हमारे समाज में चल रहा है, ये सही नहीं है। समाज अब दो धड़ों में बंट चुका है। एक तरफ वे लोग हैं जिनके पास फैक्ट्री, पैसा, पावर, रिसोर्सेस सब कुछ है। इन्हें कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिस्ट या रूलिंग क्लास कहा। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो दिन रात अमीरों से ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी गरीब हैं। उनके पास ना ही रिसोर्सेस हैं और ना ही पावर। इनको कार्ल मार्क्स ने वर्किंग क्लास या लेबर्स कहा। कार्ल मार्क्स यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपने इस दस्तावेज में इस समस्या का समाधान भी दिया। उनके अनुसार जब तक ये सिस्टम रहेगा, तब तक अमीर और ज्यादा अमीर होते चले जाएंगे और गरीब और ज्यादा गरीब। गरीब इस गरीबी से तब तक बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा, चाहे वे कितनी भी मेहनत कर लें। उन्होंने कहा कि अगर हमें सिस्टम को, इस व्यवस्था को बदलना है, तो हमें एक क्लासलेस सोसाइटी बनानी होगी, जिसमें किसी के पास भी पर्सनल रिसोर्सेज या प्रॉपर्टी नहीं होगी। जो रिसोर्सेज या प्रॉपर्टी होंगी, उन पर सभी का समान अधिकार होगा। इसके अलावा उन्होंने एक चीज और बोली, जो आगे चलकर नक्सलिज्म का बेस यानी उसकी जड़ बनी। कार्ल मार्क्स ने बोला कि अमीर कभी भी स्वेच्छा से अपनी रिसोर्सेज और अपनी प्रॉपर्टी गरीबों को नहीं देंगे, और इसलिए हो सकता है कि गरीबों को इसे हासिल करने के लिए हिंसा और संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़े। 21 फरवरी 1848 को यह जो डॉक्यूमेंट कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसे ही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा गया और इस पूरी आइडियोलॉजी को कम्युनिज्म कहा गया। कार्ल मार्क्स की यह थ्योरी जैसे ही जनता के बीच में पहुंची, ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसने गरीबों और मजदूरों को एक रास्ता दिखा दिया हो अपनी परेशानियों से निजात पाने का। यूरोप के विभिन्न देशों जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, फ्रांस आदि में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, परंतु अभी भी इन देशों में चीजें सरकार के नियंत्रण में रहती हैं। ये प्रोटेस्ट इतने भी बड़े और आक्रामक नहीं थे कि सरकार या पूंजीवाद की व्यवस्था को उखाड़कर फेंक सकें, परंतु इसके 70 सालों बाद 1917 में यूरोप से हटकर एक अलग देश में कार्ल मार्क्स की यह थ्योरी काम कर जाती है। आज का जो रशिया है, उस समय रशियन अंपायर हुआ करता था। वहां एक फेमस लीडर हुआ जिसका नाम था व्लादिमीर लेनिन। लेनिन ने कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को बेस बनाया और वहां के मजदूरों और किसानों को साथ लेकर वहां के राजा यानी जार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। देखते देखते विद्रोह इतना बड़ा हो गया कि रशियन एम्पायर को उसके आगे झुकना पड़ा और पहली बार कार्ल मार्क्स की थ्योरी को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करके व्लादिमीर लेनिन ने रूस में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना दी। आगे चलकर 30 दिसंबर 1922 में लेनिन के नेतृत्व में यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हुई। यूएसएसआर में जो घटा, उसका असर भारत पर पड़ना लाजमी था। भारत में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। ब्रिटिशर्स के भी कान खड़े हो जाते हैं। उनको भी यह डर सताने लगता है कि कहीं भारत में भी किसी तरह का कोई कम्युनिस्ट विद्रोह खड़ा ना हो जाए।
तत्काल तो ऐसा कुछ नहीं होता, पर इसकी रूपरेखा बनना जरूर शुरू हो जाती है। एक इंडियन थिंकर एम.एन. रॉय, जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा प्रभावित थे, यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में आते हैं और अपने कुछ साथियों को लेकर यूएसएसआर चले जाते हैं। रूस में कुछ समय बिताने के बाद वहां की कम्युनिस्ट पार्टी से इस रिवॉल्यूशन के बारे में काफी कुछ जानते और सीखते हैं। उनके कामकाज के तौर तरीकों को देखते हैं और उनके अनुभव से अपनी एक रूपरेखा यानी स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं। वहीं यूएसएसआर में रहते हुए 17 अक्टूबर 1920 में वो अपनी पार्टी का गठन करते हैं, जिसको नाम देते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई। कुछ समय बाद एम.एन. रॉय अपने दो साथियों शौकत उस्मानी और अबानी मुखर्जी को वापस भारत भेज देते हैं। भारत आकर ये लोग सीपीआई के अंडरग्राउंड सेल्स की स्थापना करते हैं। ये अंडरग्राउंड सेल्स गुपचुप तरीके से अपने काम को अंजाम देती थी। इनका मुख्य उद्देश्य था जनता के बीच में कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलाना, जिसके लिए ये पैम्पलेट बांटते, गुप्त सभाएं आयोजित करते और लोगों को यह समझाने का प्रयास करते कि कैसे भारत देश में उनका शोषण हो रहा है और कैसे उनके दुख और तकलीफों से निपटने का एकमात्र रास्ता कम्युनिज्म ही है। 1924 आते आते इन्होंने अपने साथ ट्रेड यूनियंस, वर्कर्स और किसानों को जोड़कर बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और कानपुर में ठीक ठाक नेटवर्क तैयार कर लिया। इसके ठीक अगले साल 26 दिसंबर 1925 में ये लोग कानपुर में इकट्ठा होते हैं और एक सभा यानी मीटिंग करके सीपीआई को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च करते हैं। इसे कानपुर कॉन्फ्रेंस भी कहा गया। कम्युनिज्म की सोच काफी लोगों के दिमाग में पहले ही घर कर चुकी थी और सीपीआई के ऑफिशियली लॉन्च होने के बाद उसके समर्थक और उनकी गतिविधियां भारत में काफी बढ़ जाती हैं, जो सरकार के लिए एक तरह की चेतावनी थी। साथ ही साथ इन्हें यूएसएसआर से भी भरपूर समर्थन मिल रहा था। ब्रिटिशर्स को यह जल्द ही समझ आ जाता है कि आने वाले दिनों में अगर इन्हें रोका नहीं गया तो उनके खिलाफ एक बड़ा विद्रोह होना तय है। इसलिए ब्रिटिशर्स तुरंत हरकत में आते हैं और सीपीआई के खिलाफ बैक टू बैक एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। सेक्शन 121A आईपीसी के तहत कुछ सीपीआई मेंबर्स को गिरफ्तार किया जाता है और उनके खिलाफ मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस चलाया जाता है। जब इतने पर भी ये गतिविधियां नहीं रुकती हैं तो सन 1934 में सीपीआई को क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और यूएसएसआर के साथ मिलकर एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी चलाने के इल्जाम में बैन कर दिया जाता है। इस बैन के बाद सीपीआई की एक्टिविटी को गहरा धक्का लगता है। अब उनके पास गुपचुप तरीके से अपने काम को अंजाम देने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। कुछ सालों तक वो अपनी गतिविधियां ऐसे ही छुप छुप कर जारी रखते हैं। 1946 में प्रिंसली स्टेट हैदराबाद के अंदर आज के तेलंगाना रीजन के किसान निजाम से परेशान होकर बगावत करना शुरू कर देते हैं। ये प्रोटेस्ट सीपीआई के मेंबर्स के लिए एक सुनहरा मौका बन जाता है। वो किसानों के साथ मिलकर इस बगावत को और हवा देते हैं। यह वह समय था जब हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था और अंग्रेज भारत से जाने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए इन आंदोलनों का अब उन पर कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा था। सीपीआई के मेंबर्स किसानों और आदिवासियों के साथ मिलकर निजाम की आर्मी पर गोरिल्ला रणनीति के तहत छुप छुप कर हमला करते हैं और उन्हें काफी नुकसान पहुंचाते हैं। धीरे धीरे ये तेलंगाना के एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लेते हैं। वहां के लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदारों की हवेलियों पर हमला करते हैं और लैंड रिकॉर्ड्स जला देते हैं। ऐसा करके ये तेलंगाना के करीब 3000 गांव और वहां पर रहने वाले करीब 30 लाख लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तेलंगाना के करीब 4 लाख हेक्टेयर जमीन को ये यहां के किसानों में बांट देते हैं। ऐसा करके ये यहां के किसानों और आदिवासियों के लिए एक अभूतपूर्व मिसाल कायम करते हैं। अब गरीबों और आदिवासियों की नजरों में ये किसी मसीहा से कम नहीं थे। इस तेलंगाना आंदोलन की हवा तेजी से सारे देश में फैलने लगती है। जिस समय आंदोलन चल रहा था, लगभग उसी समय पर बंगाल में भी सीपीआई मेंबर्स के द्वारा तेभागा मूवमेंट की शुरुआत होती है। यह तेभागा मूवमेंट का मतलब था कि फसल के 3 भाग होंगे। एक भाग जमींदार को दिया जाएगा जमीन के पट्टे के बदले में, तो वहीं बचे हुए 2 भागों पर फसल उगाने वाले यानी किसान का नियंत्रण होगा।
धीरे धीरे करके बहुत अधिक तादाद में बंगाल के किसान इस मूवमेंट से जुड़ने लगते हैं। परंतु तभी सीपीआई को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। 15 अगस्त 1947 में भारत का विभाजन हो जाता है। बंगाल का एक बहुत बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है, जो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता है, यानी आज का बांग्लादेश। बंगाल का विभाजन होने से ये जो मूवमेंट थी उसमें अचानक से विराम लग जाता है। भारत अब एक अलग देश था, एक गणतंत्र, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में प्रजातांत्रिक सरकार थी, जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सामने चुनौती थी कि अब उसे अंग्रेजों से नहीं, राजा महाराजाओं या साहूकारों से भी नहीं, बल्कि भारत की एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार से लड़ना था। वो अपना संघर्ष जारी रखते हैं। उनका मानना था कि भारत में जो सरकार बनी है वो भी कैपिटलिस्ट सरकार है, यानी पूंजीवादियों की हितैषी सरकार, जो जमींदारों की तरफदारी करती है। अगले ही साल यानी 1948 में ये भारत सरकार के खिलाफ रिवॉल्यूशन नाउ यानी तुरंत क्रांति के नाम से एक प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। ये एक प्रकार का आम रिवॉल्यूशन था। इस प्रोटेस्ट के दौरान सीपीआई में दो नौजवानों की भर्ती होती है। एक थे चारू मजूमदार और दूसरे कोंडापल्ली सीतारमैया। यही दोनों थे जिन्होंने आगे चलकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट यानी नक्सलवाद को जन्म दिया। ये दोनों ही स्टूडेंट थे जो कार्ल मार्क्स और लेनिन की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर सीपीआई ज्वाइन करते हैं और बहुत कम समय में तेजी से ऊपर आते हैं और सीपीआई में अहम भूमिका निभाने लगते हैं। जिस समय भारत में आम रिवॉल्यूशन चल रहा था, लगभग उसी समय हमारे पड़ोसी देश चीन में भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही थी। वहां भी फैक्ट्रियां ज्यादा नहीं थी, उनकी अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान थी, किसानों की संख्या अधिक थी और वहां भी जमींदारी प्रथा का चलन था। वहां का एक लीडर था माओ जेडोंग, जिसने वहां के मजदूरों और किसानों को लेकर एक गोरिल्ला आर्मी की स्थापना की और उन्हें लेकर पहले गांव और फिर शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेडोंग ने चीन में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्थापित कर दी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इस पूरे रिवॉल्यूशन में चीन में करीब 10 लाख जमींदारों का कत्ल किया गया। चीन के इस मॉस रिवॉल्यूशन का असर भारत पर भी हुआ। सीपीआई यही चीज भारत में लागू करने को बेताब थी। उनका यह मानना था कि जो चीज पड़ोसी मुल्क चीन में हो सकती है वो भारत में क्यों नहीं हो सकती। अब वो और अधिक दृढ़ता के साथ इसे लागू करने में जुट जाते हैं। गांव के गरीबों, मजदूरों और किसानों के बीच पैठ बैठाना शुरू कर देते हैं। उनकी गोरिल्ला आर्मी फॉर्म करते हैं और उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं और उनके साथ मिलकर जमींदारों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। यहां पर एक और चीज हो रही थी कि चीन के तख्ता पलट की घटना से सिर्फ सीपीआई हरकत में नहीं आती है, बल्कि भारत सरकार भी हरकत में आ जाती है। भारत सरकार आनन फानन में घोषणा करती है कि हम किसानों के लिए लैंड रिफॉर्म लॉ यानी भूमि सुधार कानून लाएंगे और जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जाएगा। जिसके पास ज्यादा जमीन है उससे जमीन लेकर गरीब किसानों को उसका वितरण किया जाएगा। ऐसा करने के लिए भारत सरकार तुरंत ही जेसी कुमारप्पा के नेतृत्व में एग्रेरियन रिफॉर्म कमेटी की स्थापना करती है, जिसे जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा जाता है। 9 जुलाई 1949 को यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत करती है। इस कमेटी की प्रमुख सिफारिशें थी बिचौलियों को समाप्त करना और भूमि का स्वामित्व किसानों को देना, भूमि के पुनर्वितरण पर जोर देना, काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें भूमि के मालिक बनाने के अवसर देना, जमींदारों के लिए भूमि की अधिकतम सीमा तय करना। परंतु जैसे ही रिपोर्ट पब्लिक होती है, इसका पूंजीवादियों की तरफ से विरोध शुरू हो जाता है। निसंदेह उस समय सरकार पर उनका नियंत्रण अधिक था, जिस कारण इसे कानूनी जामा पहनाने में सरकार को दिक्कत आती है। इसका फायदा सीधे तौर पर सीपीआई को मिलना शुरू हो जाता है। इसी बीच 1951 में भारत में पहले आम चुनाव यानी जनरल इलेक्शंस की घोषणा होती है। सीपीआई का एक धड़ा कहता है कि हम इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लेंगे और प्रजातांत्रिक तरीके से सत्ता हासिल करेंगे, जबकि दूसरा धड़ा इसका विरोध करता है। इस पर इनमें आपस में टकराव शुरू हो जाता है और सीपीआई 2 धड़ों में
बढ़ जाती है। अब एक तरफ थी सीपीआई जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव में भाग ले रही थी, तो वहीं दूसरी ओर थी सीपीआई-एम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो चुनावी प्रक्रिया का विरोध कर रही थी। लैंड रिफॉर्म लॉ लागू नहीं करवा पाने का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ता है। चुनाव में उसे सीटों का भारी नुकसान होता है। तो वहीं दूसरी ओर सीपीआई, जो कि एकदम से एक नई पार्टी थी और पहली बार चुनाव लड़ रही थी, इस चुनाव के बाद मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर कर सामने आती है और आगे चलकर केरल के असेंबली इलेक्शंस भी जीत जाती है। यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट सीपीआई के साथ जुड़ते जा रहे थे। पंडित नेहरू की अध्यक्षता वाली कांग्रेस अब जल्द से जल्द जमींदारी प्रथा को समाप्त करने और लैंड रिफॉर्म लॉ को लागू करने पर ध्यान देती है। स्टेट बाय स्टेट इस लॉ को लागू करना शुरू कर दिया जाता है। अब यहां पर देखने वाली बात यह थी कि अब एक तरफ जहां सत्ता पाने को लेकर कांग्रेस पार्टी और सीपीआई आपस में संघर्ष कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर सीपीआई-एम चुनावी प्रक्रिया से दूर रहते हुए रिवॉल्यूशन के जरिए सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही थी। अब यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। सीपीआई-एम के भीतर भी दो अलग स्वर सुनाई देने लगते हैं। एक वर्ग वो था जो देश में कैपिटलिज्म और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का विरोध कर रहा था और एक प्रकार का रिवॉल्यूशन चाहता था, परंतु हिंसक रिवॉल्यूशन नहीं चाहता था। उनका मानना था कि कार्ल मार्क्स के बताए रास्ते पर चलकर एक विशाल जनक्रांति की जा सकती है, जो पूंजीवाद को जड़ से समाप्त कर देगी और इस देश में साम्यवाद की स्थापना करेगी। तो वहीं एक दूसरा धड़ा था जो हिंसा की पैरवी करता था। इन लोगों का मानना था कि जिस तरह से लेनिन ने यूएसएसआर में और माओ जेडोंग ने चीन में हिंसक क्रांति के द्वारा सत्ता हासिल की थी, ठीक उसी तरह से हमें भी सत्ता हासिल करनी चाहिए। इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, जिसको नाम दिया गया सीपीआई-एमएल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जिसके मुख्य कर्ता धर्ता थे चारू मजुमदार और कानू सान्याल। उनका मानना था कि इंडियन सिस्टम के अंदर रहकर कभी भी क्रांति नहीं आएगी, बंदूक के दम पर ही सत्ता हासिल की जा सकती है। चारू मजुमदार कार्ल मार्क्स की तरह ही 28 जनवरी 1965 से अगले 2 साल तक अंडरग्राउंड रहते हुए 8 डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, जिसमें वो स्टेप बाय स्टेप ये बताते हैं कि कम्युनिस्ट मूवमेंट फेल क्यों हो रहा है। वो सीपीआई की पॉलिसीज को भी क्रिटिसाइज करते हैं। वो आगे यह भी बताते हैं कि कैसे हथियार उठाकर सत्ता में आया जाएगा, कैसे किसानों और मजदूरों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जमींदारों को मारना है, कैसे पहले छोटे छोटे गांवों पर कब्जा करना है और फिर कैसे हमें शहरों को निशाना बनाना है। हर चीज का जिक्र चारू मजुमदार ने इन 8 डॉक्यूमेंट्स में डिटेल में किया था। इन 8 डॉक्यूमेंट्स को चोरी छुपे स्टूडेंट्स, किसानों, मजदूरों, ट्रेड यूनियंस आदि के पास पहुंचाया जाने लगता है। काफी लोग इससे प्रभावित होकर हिंसा का रास्ता चुनते हैं और इस मुहिम से जुड़ने लगते हैं। इन 8 डॉक्यूमेंट्स को ही आगे चलकर सीपीआई-एमएल का मैनिफेस्टो कहा गया। जब भी हिंदुस्तान में नक्सलवाद की बात होती है, इन 8 डॉक्यूमेंट्स की बात जरूर होती है। अब जिस समय चारू मजुमदार के ये डॉक्यूमेंट्स लोगों तक पहुंच रहे थे, लगभग उसी समय सन 1967 में वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी इलाके के पास एक गांव था नक्सलबाड़ी। यहां मूल रूप से आदिवासी रहते थे। इसी गांव में बिमल नाम का एक किसान था जो खुद भी आदिवासी था। इसी बिमल किसान की एक जमीन थी जिस पर ईश्वर टिर्के नाम के जमींदार का कब्जा था। अपनी जमीन को छुड़ाने के लिए बिमल किसान कोर्ट में केस लगा देता है। काफी समय तक ये केस चलता है और 2 मार्च 1967 को फैसला बिमल किसान के हक में आता है। कोर्ट के फैसले से बिमल किसान को उसकी जमीन वापस मिल जाती है, परंतु जब वो अपनी जमीन का मालिकाना हक लेने वहां जाता है तो ईश्वर टिर्के और उसके कुछ साथी उसके साथ मारपीट करते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। बिमल किसान पुलिस से मदद मांगता है, पर पुलिस भी उसका साथ नहीं देती। वहां भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इस परेशानी की घड़ी में उसे वहां के एक लोकल सीपीआई लीडर जंगल संथाल का साथ मिलता है। इत्तेफाक से उसी समय चारू मजुमदार और कानू सान्याल दोनों ही पश्चिम बंगाल में अंडरग्राउंड थे और इस एरिया में एक्टिव थे। जंगल संथाल बिमल किसान को चारू मजुमदार और कानू सान्याल से मिलवाता है।
बिमल किसान इनको अपनी परेशानी बताकर मदद मांगता है। चारू मजूमदार उसको मदद का आश्वासन देते हैं और एक योजना बनाते हैं। उनके कहने पर करीब 150 से 200 सीपीआई-एमएल कार्यकर्ता आदिवासियों और किसानों को साथ लेकर ईश्वर टिर्के के ऊपर हमला कर देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। जमींदार के यहां लूट करके ये लोग अनाज और नकदी उठा लेते हैं और उसके घर और गोदाम में आग लगा देते हैं। ये लोग यही नहीं रुकते, ये फैसला करते हैं कि इसी तरह की कार्रवाई अन्य जमींदारों के यहां भी की जाएगी, उनकी हत्या की जाएगी और उनकी संपत्ति को लूटा जाएगा। ये लोग फैसला करते हैं कि लूट की रकम को तराई कृषक सभा, जो सीपीआई-एमएल की एक किसान विंग थी, उसके मेंबर्स में बांट दिया जाएगा। इस कारण बहुत सारे किसान और मजदूर इससे जुड़ने लगते हैं। अगले 3 महीनों में ऑर्गेनाइजेशन 100 से ज्यादा हमले करती है और जमींदारों की हत्या करके लैंड रिकॉर्ड्स को जला देती है और जमीन और संपत्ति पर कब्जा कर लेती है। इनका संख्या बल अधिक होने से पुलिस भी इन पर हाथ डालने से कतराती है। परंतु 23 मई 1967 को एक घटना घटती है। एक पुलिस इंस्पेक्टर सोनम वांगड़ी अपनी फोर्स को लेकर नक्सलबाड़ी गांव में घुस जाते हैं। अपने इलाके में पुलिस को देखकर गांव के आदिवासी उन पर तीर कमान से हमला कर देते हैं। सोनम वांगड़ी को 2 तीर लगते हैं और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। इस घटना से पुलिस महकमे में भारी रोष उत्पन्न हो जाता है। 23 तारीख को यह घटना घटती है और अगले ही दिन 24 तारीख को पुलिस दोबारा इसी गांव में दाखिल होती है पूरे दलबल के साथ। आदिवासी पुलिस पर फिर से हमला कर देते हैं, परंतु इस बार पुलिस फायरिंग शुरू कर देती है। 11 गांव वालों की इस हमले में मौत हो जाती है, जिसमें से 9 औरतें और 2 बच्चे शामिल थे। जब इस घटना की जानकारी आसपास के गांवों को लगती है तो वहां पर भी पुलिस पर हमला शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये झड़प एक बहुत बड़े विद्रोह का रूप धारण कर लेती है। कुल 52 दिनों तक आदिवासियों और पुलिस के बीच में ये झड़प जारी रहती है। ये मामला इतना बढ़ जाता है कि केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है और सेंट्रल आर्म फोर्सेस की वहां पर तैनाती होती है। करीब 700 से 800 सीपीआई-एमएल कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। इसमें जंगल संथाल जैसे तमाम बड़े लीडर्स थे जिन्हें पकड़ लिया गया था, परंतु चारू मजूमदार और कानू सान्याल बच निकलते हैं और बंगाल से भाग जाते हैं। सरकार जैसे तैसे करके इस पूरे विद्रोह को नियंत्रित तो कर लेती है, परंतु अब इसी तरह के विद्रोह अन्य राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि में भी शुरू हो जाते हैं, जहां पर किसानों और मजदूरों की स्थिति सही नहीं थी। चूंकि यह घटना नक्सलवाड़ी से शुरू हुई थी, इसलिए इसे नक्सलवाद बोला गया और ऐसी तमाम घटनाओं को नक्सलवाद के नाम से संबोधित किया जाने लगा और जो लोग इस घटना को अंजाम देते थे उन्हें नक्सली कहा जाने लगा। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार इनकी गतिविधियों के मुख्य केंद्र बन गए। 1970 में आर्म फोर्सेस को जानकारी मिलती है कि कानू सान्याल आंध्र प्रदेश की गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के जंगलों में छुपा हुआ है और नक्सल गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। आंध्र प्रदेश पुलिस और आर्म फोर्सेस का जॉइंट ऑपरेशन चलाया जाता है और 1 अगस्त 1970 को कानू सान्याल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह सीपीआई-एमएल के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। आर्म फोर्सेस यहीं नहीं रुकती। 1971 में जुलाई और अगस्त के दरमियान स्टीपल चेज नाम से एक ऑपरेशन चलाया जाता है और करीब 20,000 नक्सलियों को जेल में डाल दिया जाता है। इन्हीं नक्सलियों में से किसी एक से जानकारी मिलती है कि चारू मजूमदार कोलकाता में छुपे हुए हैं। कोलकाता पुलिस बिना देर किए 16 जुलाई 1972 को एंटेलिया एरिया के 113 बेलिया घाटा रोड पर स्थित एक मकान पर रात तकरीबन 1 बजे दबिश देती है और चारू मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 13 दिनों तक पुलिस लॉकअप में उनका इंट्रोगेशन किया जाता है। 28 जुलाई 1972 को कोलकाता पुलिस के लाल बाजार हेडक्वार्टर में चारू मजूमदार की मृत्यु हो जाती है। ऑफिशियल ये बताया जाता है कि चारू मजूमदार को पहले से ही टीबी था और कार्डिक अरेस्ट आने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, परंतु नक्सलियों का मानना था कि पुलिस टॉर्चर के कारण चारू मजूमदार ने दम तोड़ा था।
इन दोनों लीडर्स के चले जाने से नक्सल मूवमेंट को भारी धक्का लगता है। 1972 से लेकर 1977 तक नक्सली ऑपरेशन में भारी गिरावट आती है, जिसकी प्रमुख वजह थी लीडरशिप का ना होना और दूसरा भारत में लागू इमरजेंसी। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी का ऐलान करती हैं। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा लागू कर दिया जाता है, जिसके तहत तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया जाता है। सभी नक्सलाइट ग्रुप्स पर भी बैन लगा दिया जाता है। करीब 25 से 30 हजार एक्टिविस्ट और नक्सलाइट्स को जेलों में डाल दिया जाता है। जो बच जाते हैं वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। इससे होता यह है कि भारत में नक्सलवाद कमजोर पड़ जाता है। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी हटती है और इसके 3 दिनों के बाद 24 मार्च 1977 को जनता पार्टी इलेक्शन जीत जाती है और मोरारजी देसाई इस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। मोरारजी देसाई ने पहले से यह वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आए तो सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को तत्काल ही रिहा कर दिया जाएगा। होता भी कुछ ऐसा ही है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं और कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया जाता है। जब यह रिहाई चल रही थी तभी नक्सल लीडर्स ने भी मोरारजी देसाई को पत्राचार के माध्यम से यह अनुरोध किया कि उन्हें भी बरी कर दिया जाए। उन्होंने वादा किया कि अब वो हथियार नहीं उठाएंगे और प्रजातंत्र में अपनी निष्ठा रखते हुए कार्य करेंगे। मोरारजी देसाई नक्सलियों की बात मान लेते हैं और उनसे रिटर्न अंडरटेकिंग लेकर उन्हें रिहा करने का आदेश 3 मई 1977 को जारी कर देते हैं। यह आदेश के जारी होते ही विभिन्न राज्यों की जेलों में बंद नक्सलियों को रिहा कर दिया जाता है। इन रिहा किए हुए नक्सलियों में एक शख्स शामिल था जिसका नाम था कोंडापल्ली सीतारमैया। कोंडापल्ली एक प्लान के तहत अपने आप को और अपने कुछ साथियों को जेल से रिहा करवाता है। रिहा होते ही ये लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं और अपने ग्रुप को रीऑर्गेनाइज करने में जुट जाते हैं। अगले 3 सालों तक कोंडापल्ली तमाम छोटे बड़े नक्सली ग्रुपों को इकट्ठा करके एक राष्ट्रीय स्तर का समूह बना लेते हैं जिसका नाम था पीपल्स वॉर ग्रुप, जिसमें तकरीबन 30,000 लोग शामिल थे। तो कुल मिलाकर जितनी भी मेहनत हुई थी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए वो घूम फिर कर शून्य हो जाती है। नक्सलवाद भारत में दोबारा उसी स्तर पर आकर खड़ा हो जाता है जहां वो पहले था। इमरजेंसी में हुए एक्शन से कोंडापल्ली को समझ आ गया था कि सरकार की एजेंसियां और सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें गांव में कभी भी पकड़ सकते हैं। इसलिए कोंडापल्ली ने एक नई स्ट्रेटेजी तैयार की। उन्होंने अपने सभी कैंप्स को गांव से हटाकर घने जंगलों में शिफ्ट कर दिया, जहां पर किसी भी सरकारी कर्मचारी या सिक्योरिटी फोर्सेस का हस्तक्षेप नहीं होता था। घने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के साथ वो घुल मिल गए और उनकी मदद की। वे आदिवासियों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते और आदिवासियों की हक की लड़ाई लड़ते। फायदा आदिवासियों को होता, बदले में वो आदिवासियों का दिल जीतने में कामयाब हो जाते हैं। अब सरकार के खिलाफ इस जंग में उन्हें आदिवासियों का भरपूर समर्थन मिल रहा था। 1990 आते आते घने जंगलों में नक्सलियों का एक बहुत बड़ा बेस तैयार हो जाता है। ये जंगल इतने रिमोट थे कि यहां पर सरकारी तंत्र जैसे पुलिस, कोर्ट कचहरी, अस्पताल, स्कूल आदि का नामो निशान तक नहीं था। तो इस जगह पर नक्सलवादियों ने अपनी पैरेलल गवर्नमेंट बना दी, अपने कोर्ट और लॉ सिस्टम बना दिए। जमीन या शादी का कोई विवाद होता तो ये आदिवासी नक्सली कोर्ट के पास जाते। आदिवासियों के लिए जंगलों में ही अस्पताल थे जहां पर उनका मुफ्त इलाज होता। आदिवासी बच्चों के लिए स्कूल खोले गए जहां पर उन्हें शिक्षा और भोजन दिया जाता। आदिवासी युवाओं को नक्सली लिटरेचर पढ़ाया जाता और उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती। 1995 आते आते नक्सलबाड़ी गांव से निकली ये चिंगारी एक बड़ी लाल आग में तब्दील हो गई और पूरे भारत में वहां फैली जहां पर पिछड़ापन था, गरीबी थी, अशिक्षा थी, असमानता थी और शोषण था। लाल आग से झुलसा भारत का यही हिस्सा जिसमें केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के तमाम जिले शामिल थे, संयुक्त रूप से लाल गलियारा यानी रेड कॉरिडोर कहलाया।
इसी में से एक प्रदेश ऐसा था जो आगे चलकर नक्सलियों का गढ़ बना, छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं कि वो क्या कारण थे जिसने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद की नर्सरी के रूप में विकसित होने में अहम भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ की सीमा 7 अन्य राज्यों, उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में झारखंड, पूर्व में उड़ीसा और दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लगती है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में एक विशाल वन क्षेत्र मौजूद है जो कहलाता है दंडकारण्य। ये वन क्षेत्र उत्तर से दक्षिण तक लगभग 300 किलोमीटर, तो वहीं पूर्व से पश्चिम तक लगभग 500 किलोमीटर में फैला हुआ है। घने जंगल, पहाड़ व कई नदियों वाला यह इलाका करीब 4000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कोयला, लोहा जैसे खनिज भंडारों से भरपूर यह इलाका छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले, बीजापुर जिले और दंतेवाड़ा जिले को कवर करता है। ये इलाका छत्तीसगढ़ राज्य की करीब 27% आबादी का घर है। इसमें गौड़, मूरिया, अबूजमाड़िया, मारिया, हल्बा, बैगा, खैरवार जैसी जनजातियां प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ का यह इलाका बेहद दुर्गम है और बाकी दुनिया से अलग थलग है। ये इलाका इतना अलग थलग है कि इस क्षेत्र में 2009 के पहले आम इंसानों तक का जाना प्रतिबंधित था। कुछ समय पहले तक यहाँ सरकारी तंत्र का कोई नामो निशान तक दिखाई नहीं देता था। यहाँ पर नक्सलियों का खौफ इतना था कि यहाँ पर लोग उनके नाम से ही कांपते थे। ये नक्सली पुलिस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जैसे पटवारी, स्कूल टीचर, पंचायत प्रधान, फॉरेस्ट ऑफिसर्स आदि तमाम लोगों की गला रेत कर हत्या कर दिया करते थे। अपने इलाके में उन्हें सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। गांव के लोकल व्यापारी, जमींदार, यहां तक कि एमपी एमएलए से भी ये लोग एक्सटॉर्शन मनी वसूल करते थे। हालत ये थी कि पुलिस वाले अपना ट्रांसफर नक्सलाइट एरिया में कराना ही नहीं चाहते थे और अगर हो जाता था तो ड्यूटी ज्वाइन करने से मना कर देते थे। पॉलिटिशियंस और उच्च सरकारी अधिकारी भी अपने परिवार को यहां से दूर रखते थे। छत्तीसगढ़ के इन जेलों की यही भौगोलिक स्थिति नक्सलियों के लिए छिपने और अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। इन घने जंगलों में सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों का पता लगाना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था और उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाना और भी ज्यादा मुश्किल। यही कारण था कि छत्तीसगढ़ नक्सली गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना। अशिक्षा, गरीबी और असमानता ने इसमें और इजाफा किया। लगभग इसी समय पीपल्स वॉर ग्रुप ने भारत के बाहर के टेररिस्ट ग्रुप से भी संपर्क साधना शुरू कर दिया था। इसमें से प्रमुख थे एलटीटीई यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम और उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इस समय तक इनका नेटवर्क इतना विकसित हो चुका था कि इन ऑर्गेनाइजेशन से ये सीधे संपर्क में थे। ये नक्सली श्रीलंका जाकर गोरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग ले रहे थे और आईईडी लैंड माइंस लगाना सीख रहे थे। लिट्टो ने इन्हें 50 से 60 AK-47 राइफल्स और लैंड माइंस भी दी थी। उल्फा संगठन से भी इन्हें काफी मदद मिल रही थी। इन ट्रेनिंग्स को लेने के बाद और गोरिल्ला वॉर टैक्टिक्स सीखने के बाद ये लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने लगते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पर एम्बुश करना हो या आईईडी ब्लास्ट करना हो, ये लोग इसमें महारत हासिल कर लेते हैं। ये नक्सलाइट्स लेयर सिस्टम में काम करते। एक होती आउटर लेयर, इसमें वे लोग शामिल होते जो गांव में ही रहते। इनका मुख्य काम होता पुलिस और सरकारी तंत्र की जानकारी इकट्ठा करके नक्सलियों तक पहुंचाना। सरकार एक्शन लेने के लिए जो भी कदम उठाती उनकी जानकारी ये लोग तुरंत ही नक्सलियों तक पहुंचा देते। इसके अलावा ये लोग नक्सलियों तक रसद पहुंचाने का काम भी करते थे। दूसरी थी इनर लेयर, इसमें वे लोग होते जो जंगल में ही रहते। जब भी कोई सरकारी अमला या सिक्योरिटी फोर्सेस जंगल में दाखिल होती तो ये लोग हरकत में आ जाते। इन लोगों का मुख्य मकसद होता सिक्योरिटी एजेंसीज को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी करवाना। 1995 और 2000 के आसपास जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनमें भी आपस में समन्वय नहीं था। इस कारण जब नक्सली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते तो उन्हें पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता।
हायरार्की ऑफ नक्सल ऑर्गेनाइजेशन। एक होती केंद्रीय समिति, ये लोग मुख्य रूप से रणनीति और नीतियां बनाते जो मुख्य रूप से माओवादी विचारधारा पर आधारित होती। एक थी रीजनल कमेटी, ये राज्य और क्षेत्र स्तर पर योजना बनाते और हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करते। एक थी एरिया कमेटी, ये लोग हथियारबंद कैडर होते हैं जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस से मुठभेड़ में सीधे भाग लेते हैं। सन 2017 और 18 की एक खबर ने देश को उस समय चौंका दिया जब ये बात निकलकर सामने आई कि नक्सलवाद अब शहरों में भी अपने पैर पसार रहा है। अर्बन सिटीज की जो प्रॉब्लम थी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, कास्ट इश्यूज, रिलीजन इश्यूज आदि, उसमें भी इन लोगों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब इन्हें पढ़े लिखे वर्ग, जिसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स आदि शामिल थे, उनका भी भरपूर समर्थन मिलने लगा। सुप्रीम कोर्ट तक के जजों को इन्होंने पैसे देकर अपनी ओर मिला लिया। शहरों में इन्होंने अपने लोगों को ठहराने के लिए और आर्म्स को स्टोर करने के लिए लॉजिस्टिक, शेल्टर होम्स और एनजीओज में भी अपनी पैठ बना ली। अब इनका मकसद हिंसा के बजाय वैचारिक समर्थन, प्रचार, फंड जुटाना और कानूनी मदद के माध्यम से नक्सली गतिविधियों को बढ़ावा देना था। नक्सलवाद के शहरी विस्तार के पीछे असल मकसद था बुद्धिजीवी वर्ग में माओवादी एजेंडे को आगे बढ़ाना, युवाओं को कट्टरपंथी बनाना, सरकारी नीतियों के खिलाफ असंतोष भड़काना और लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करना। नक्सलवाद का यही बदला हुआ स्वरूप, जो अब शहरों पर केंद्रित था, अर्बन नक्सलिज्म कहलाया। अर्बन नक्सल शब्द का राजनीतिक उपयोग उस समय शुरू हुआ जब कुछ गिरफ्तारियों के बाद यह शब्द मीडिया में तेजी से उभरा। इसका उपयोग अक्सर उन लोगों के लिए किया जाता जो कथित तौर पर हिंसा तो नहीं करते थे, लेकिन वैचारिक रूप से सशस्त्र विद्रोह का समर्थन करते थे। आइए अब हम बात करते हैं उन बिंदुओं पर जो नक्सलवाद को पतन की राह पर ले गए, और जानते हैं कि पिछले 25 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से नक्सलवाद आज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। सुरक्षा बलों का सख्त अभियान। केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों से नक्सली गतिविधियों में भारी कमी आई। स्थानीय पुलिस और टास्क फोर्स ने आक्रामक अभियानों के तहत नक्सलियों पर भारी दबाव बनाया। उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया गया और आर पार की लड़ाई में उन्हें अपने अंजाम तक पहुंचाया गया। शुरुआत से लेकर अभी तक के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो भारत की इस अंदरूनी लड़ाई में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। विकास और बुनियादी ढांचे का विस्तार। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल कनेक्टिविटी के तेज विकास ने स्थानीय लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने में बहुत अहम भूमिका निभाई। आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीतियां। राज्य सरकारों की उदार आत्मसमर्पण नीतियों के कारण कई नक्सली मुख्य धारा में वापस लौट आए। नेतृत्व की कमी और वैचारिक मतभेद। वरिष्ठ नक्सली लीडर्स की गिरफ्तारी से नेतृत्व का अभाव उत्पन्न हुआ, जिससे निसंदेह आंदोलन कमजोर हुआ। नक्सलियों में क्षेत्रवाद के हावी होने से वैचारिक मतभेद तेजी से उभरे। इससे हुआ ये कि आपस में मिलकर लड़ने की जगह ये लोग अलग अलग लड़ाइयां लड़ने लगे और कमजोर होते चले गए। पैसे को लेकर भी इनमें मतभेद शुरू हो गए। कुछ लोगों ने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हुए संगठन के पैसों में हेराफेरी करना शुरू कर दिया और अपनी पर्सनल एसेट्स बनाने लगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये लोग लड़ाई गरीबों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन खुद पैसे बना रहे थे। वह संघर्ष जिसका मकसद कभी गरीबों और पिछड़ों की आवाज बुलंद करना था, आज अमीरों से एक्सटॉर्शन मनी वसूलने का धंधा बनकर रह गया था। हो यह रहा था कि दबदबा बढ़ने के साथ साथ नक्सलियों की पुलिस से मुठभेड़ में भी इजाफा होने लगा, जिसका खामियाजा गरीब आदिवासियों को उठाना पड़ रहा था। अगर पुलिस पेट्रोलिंग टीम नक्सलियों पर हमला करती तो वह यह मानकर चलते कि आदिवासियों में से ही किसी ने मुखबरी की होगी, जिस कारण पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली। और अगर नक्सलियों द्वारा पुलिस पर हमला किया जाता तो भी गरीब आदिवासियों को ही दोषी समझा जाता।
पुलिस वाले भी ये मानते कि इनमें से ही कोई खबरी है जिसने पुलिस मूवमेंट और पुलिस लोकेशन की जानकारी नक्सलियों को दी है। तो कुल मिलाकर नक्सलियों और पुलिस के बीच के टकराव में धीरे धीरे करके ये आदिवासी पिसने लगे। 1995 और 2000 में जहां नक्सलवाद इस देश में चरम पर था, वहीं 25 सालों बाद आज ये हाशिए पर नजर आ रहा है। कभी इस देश के 200 से अधिक जिलों में अपनी दहशत की गूंज सुनाने वाली ये नक्सल मूवमेंट आज खामोश है। इसमें कोई शक नहीं कि आज नक्सलवाद कमजोर हुआ है, पर पूरी तरह से समाप्त ये आज भी नहीं हुआ है और शायद होगा भी नहीं, क्योंकि नक्सलवाद का कोई शरीर नहीं है। यह तो एक विचार है और विचारों की यही खूबी होती है कि वो मरा नहीं करते, बल्कि वो तो हजारों कानूसानियाल, चारू मजूमदार, सीता रमैया, जंगल संथाल और हिडमा जैसे लोगों को पैदा करने का मादा रखते हैं। जब तक समाज में इस तरह का भेदभाव मौजूद रहेगा, तब तक इस तरह का वर्ग संघर्ष और विद्रोह किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति हमेशा दर्ज कराता रहेगा। नक्सलवाद पर बनाया ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जय हिंद।